Good afternoon everyone. Hope you all are fine. एंड ऑल्सो आपको पता चल गया होगा अब तक कि आपने सब्जेक्टिव पेपर में किस तरीके से क्या क्या मिस्टेक्स की थी और वो किस तरीके से करेक्ट हो सकती हैं. अगेन अगर आपने जो मेथड मैंने शो किया उसके अलावा कोई मेथड से किया है दैट मेथड इज़ करेक्ट, आपका आंसर भी करेक्ट है, तो डोंट वरी, आपको उसके लिए पूरे मार्क्स मिलेंगे बिकॉज दैट मेथड इज़ करेक्ट. यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट क्लियरली, है ना, तो आपको उसके लिए मार्क्स मिलेंगे. बट हम आज की क्लास में अब ऑब्जेक्टिव पेपर को डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव पेपर में हमारे क्या क्या क्वेश्चंस थे. आपको ऑल्दो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के मार्क्स ऑलरेडी पता चल चुके हैं, तो आप सिर्फ ये देखोगे कि वो जो आंसर आपका अगर गलत आया है तो वो किस तरीके से आया है, क्यों आया है. तो अब इसमें अगेन फर्स्ट क्वेश्चन था आपका नेम, सेकंड था क्लास एंड सेक्शन सिलेक्ट करना था, एंड थर्ड क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट थे. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ मोनोमियल. मोनो मीन्स वन, मियल मीन्स टर्म्स, ठीक है, तो जिसके अंदर वन टर्म होगा. अब नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे देखते हैं, हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, एवरी डिजिट को देखेंगे जब तक हमारा प्लस या माइनस नहीं आ जाता. जैसे ही प्लस या माइनस आएगा वहाँ से हमारा नेक्स्ट टर्म शुरू हो जाता है. तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखें -2x³ y²z4, इसके बाद कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म है, वन टर्म है, सो इट इज़ अ मोनोमियल. बाकियों में अगर आप देखोगे तो -2x² प्लस आ गया ना, इट मीन्स वहाँ से सेकेंड टर्म शुरू हो गया, तो इसका मतलब इसमें कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए. सिमिलरली थर्ड ऑप्शन में भी यही है -x, और जैसे ही माइनस शुरू हुआ अगला टर्म शुरू हो गया, दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म, तो इसका मतलब इसमें भी 2 टर्म्स हो गए, तो ये भी मोनोमियल नहीं है. तो फर्स्ट ऑप्शन है. एल्जेब्रिक टर्म्स दैट हैव द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स आर कॉल्ड. जिनके अंदर सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल्स सेम होते हैं और उनकी पावर सेम होती है. वेरिएबल्स सेम होना और उनकी पावर्स से फिर उनका क्या लेना देना होता है, दैट मीन्स अगर किसी में x 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे टर्म में भी x 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और सेम टाइप के वेरिएबल्स हैं, है ना. ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म्स. ओके, नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड फैक्टर, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, कांस्टेंट और नन ऑफ दीज. जैसा कि हमने देखा ही है, जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है किसी भी टर्म का उसको हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं. नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ नॉन कांस्टेंट टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज. अगर आप एक्सप्रेशन देखो तो एक्सप्रेशन है आपका -5xy -8. अगर आप देखो -8 ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम कांस्टेंट टर्म इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि माइनस से शुरू हुआ, इट मीन्स इट इज़ द नेक्स्ट टर्म, मतलब ये एक टर्म है -8, ठीक है. हमने काउंटिंग करी, एक टर्म था -5xy, ये पहला टर्म आया, जैसे ही माइनस शुरू हुआ हमारा दूसरा टर्म शुरू हो गया, दैट मीन्स -8, ये पूरा नेक्स्ट टर्म हो गया, 2 टर्म्स हो गए. -8 में कोई भी वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स दैट इज़ अ कांस्टेंट टर्म. लेकिन हमसे कौन सा टर्म पूछा गया, नॉन कांस्टेंट टर्म, तो वो कौन सा वाला है, -5xy, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है. अब इसका हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखना है. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है, दैट इज़ 5 और -5, इट इज़ -5, क्योंकि जो साइन होता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो इट शुड बी -5. Next is the algebraic expression for the perimeter of an isosceles triangle can be 2x plus y, x plus 2y, both, none of these. अब ये जो है हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड साइड कैन बी डिफरेंट, वो डिफरेंट हो सकती है. अब वो जो 2 साइड्स इक्वल हैं वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम उसको क्या वेरिएबल लेट करते हैं, है ना, क्योंकि वेरिएबल्स कोई फिक्स वैल्यू तो होती नहीं है. तो मैं उन 2 इक्वल साइड्स को x लेट कर सकती हूँ, तो एक x है दूसरा भी x है, थर्ड y हो गया सपोज करो, या फिर मैं अपनी मर्जी से दोनों इक्वल साइड्स को y लेट कर देती हूँ, जो थर्ड साइड है उसको x मान लेती हूँ, तो इन दैट केस इट विल बी x प्लस y, दैट मीन्स x प्लस 2y. इसका मतलब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर दोनों हो सकते हैं,
2x प्लस वाई भी हो सकता है एंड x प्लस 2y भी हो सकता है। Here is the solution। यहाँ पे अगर आप देखो तो दो ट्रायंगल मैंने बना रखे हैं आइसोसेलेस। एक ट्रायंगल के अंदर हमने जो इक्वल साइड्स हैं उनको x x लेट किया हुआ है और जो थर्ड साइड है वो y है, और जो सेकेंड ट्रायंगल है उसके अंदर आप देखोगे तो इट इज़ y एंड y इक्वल साइड्स हैं और जो थर्ड अनइक्वल साइड है जिसको हम बेस भी बोलते हैं वो x है। तो अगर जब हमने इक्वल साइड्स को x लेट किया उस केस में पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर मीन्स तीनों साइड्स का सम, दैट मीन्स x प्लस y, इट मीन्स 2x प्लस y। अब अगर मैंने इसको y लेट किया होता तो उस केस में x प्लस y हो जाता, दैट मीन्स x प्लस 2y। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर 2x प्लस y भी हो सकता था, x प्लस 2y भी हो सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं हम। बस हमारा एक चेंज ये होगा कि इस केस में, फर्स्ट केस में जो x है वो इक्वल साइड्स हैं और जो सेकंड केस है वहाँ पे y इक्वल साइड्स हैं। अब है इफ़ टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट देन द फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। हमने पढ़ा था ना कि जब दो रेशियोज इक्विवेलेंट होते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि उन दोनों रेशियोज के जो दो पार्ट्स हैं, दो फैक्टर्स हैं, जब हम उनको एक सिंप्लीफाई करते हैं, एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो एक फाइनल आंसर आता है। वो जो फाइनल आंसर अगर दोनों रेशियो का सेम आ रहा है दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट। और जब दो रेशियोज इक्विवेलेंट होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि दे आर इन प्रोपोर्शन। वो चारों की चारों क्वांटिटी, क्योंकि एक रेशियो में दो पार्ट्स हो गए, दूसरे रेशियो में भी दो पार्ट्स हो गए, तो चार पार्ट्स हो गए। ये चारों क्वांटिटीज हम बोलते हैं आर इन प्रपोर्शन। नेक्स्ट इज 15% ऑफ 2 किलोमीटर इज। 2 किलोमीटर का हमें 15% फाइंड आउट करना है, दैट विल बी 300 मीटर। अगर हम किलोमीटर से फाइंड आउट करते हैं इसको तो हमारा आंसर क्या आएगा, और फिर हम ये सडनली किलोमीटर से मीटर में कैसे पहुंच गए, लेट्स सी दिस। सो दिस इज 15% ऑफ 2 किलोमीटर। मैंने डायरेक्टली इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आपका दिमाग ऐसे भी चल सकता था कि आप सीधा परसेंटेज निकाल रहे हो किलोमीटर से, है ना, वो आंसर आपका 0.03 आता, 003 आता, और आप उसको फिर फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करके। मैंने पहले ही किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स 2 किलोमीटर का मतलब है 2000 मीटर। तो अब मैं 15% निकालूंगी 2000 मीटर का। वो कैसे निकलेगा? 15/100 इंटू 2000 मीटर, है ना। तो अब कैसे हम निकालेंगे? ऑब्वियसली सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, हमने कैंसिल आउट कर दिए, बचा हमारे पास 15 इंटू 20, दैट मीन्स 15 2 ज़ा 30, 300 मीटर्स, है ना। ये डायरेक्टली हमारा मीटर्स में आ गया। आप हो सकते थे 2 किलोमीटर को जो सॉल्व करते हो उस केस में ज़ीरोज़ हमारे सिंप्लीफाई नहीं होते, कटते नहीं, हमारा एक प्रॉपर आंसर आता 0.03 और हम फाइनली उसको कन्वर्ट कर देते मल्टीप्लाई करके 1000 से 300, वो भी फाइनली हमारा 300 मीटर ही होता। नेक्स्ट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ ₹100 at the rate of 8% for 1 year is equal to principal itself, rate itself, time duration, कैन हैव एनी वैल्यू। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही था? यहाँ से ये जो क्वेश्चन था आपको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि इट इज़ द मीनिंग। हमें पता है ये जो रेट होता है 8%, ये हमें बताता है आउट ऑफ 100, 8 आउट ऑफ 100। अब वो 100 क्या लेकर चलते हैं हम, दैट इज़ द प्रिंसिपल। मतलब हम ये बोलते हैं कि अगर 100 रुपीज़ प्रिंसिपल होगा तो इंटरेस्ट उस पर हमें 8 रुपीज़ मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे सच में ही प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है और टाइम भी 1 ईयर ही है, हम ये पूरा जो रेट होता है 8% ये एनुअल होता है, 1 ईयर के लिए होता है। तो इसकी मीनिंग ही यही है कि अगर 100 रुपीज़ प्रिंसिपल को मैं 1 साल के लिए लेती हूँ तो मुझे उस पर 8 रुपीज़ इंटरेस्ट देना होगा। ये रेट की मीनिंग होती है। दैट मीन्स अगर मुझे प्रिंसिपल 100 है, टाइम 1 ईयर दिया हुआ है, तो जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट का आंसर आएगा दैट विल बी रेट इटसेल्फ। रेट की जो वैल्यू है 8, that answer will be the enough. Next question है the ratio of consonants to vowels in the mathematical term congruence and percentage of the vowel is। हमें क्या करना है
जो मैथमेटिकल टर्म है कॉन्ग्रुएंस, इसके अंदर कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, कितने वॉवल्स हैं, उनका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। इट मीन्स डिवाइड करना है ऑब्वियसली। एंड उसके बाद हमें जो वॉवल्स हैं उनका परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स में से वॉवल्स कितने परसेंट हैं इसके अंदर। तो हेयर इज द आंसर। कॉन्ग्रुएंस ये जो वर्ड है इसके अंदर हम एक एक लेटर को ध्यान से देखें अगर, तो कॉन्सोनेंट्स जो हमारे बी, सी, डी, एफ इस तरीके के जो लेटर्स होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं इसके अंदर लेटर वर्ड के अंदर? सी, एन, जी, आर, एन, सी, दैट मीन्स 6 लेटर्स हैं जो कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवल कौन कौन से होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, ए, ई, आई, ओ, यू। दैट मीन्स यहाँ पे उनमें से कौन कौन है? ओ, यू एंड ई जो है वो 2 टाइम्स है। दैट मीन्स 4 वॉवल्स हो गए, 6 कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब अगर मुझे इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, जैसा हमने पहले बोला था कि रेशियो मीन्स आपके पास क्या होना चाहिए, जिसका जो चीज़ पहले बोली गई है आपको उसको पहले रखना है। अगर आपको बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ कॉन्सोनेंट्स टू वॉवल, इट मीन्स आप कॉन्सोनेंट्स को पहले रखोगे, वॉवल्स को बाद में रखोगे। कॉन्सोनेंट्स हैं 6:4। अब 6:4 को हम सिंप्लीफाई भी करेंगे, यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। कैसे करेंगे? 6/4। दैट मीन्स हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 से ये कट गया दोनों, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 2 ज़ार 4। इट मीन्स जो हमारा फाइनल रेशियो बनता है वो बनता है 3:2। तो ये हो गया रेशियो, है ना। अब मुझे परसेंटेज ऑफ वॉवल भी फाइंड आउट करना है। वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? कितने वॉवल्स हैं उसको रखेंगे ऊपर, जैसे हम अपने मार्क्स का परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। ऊपर रखते हैं हमने कितने मार्क्स मिले हमें, एंड नीचे रखते हैं हम टोटल कितने मार्क्स थे, एंड इनटू 100 कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। कितने वॉवल्स थे? 4। टोटल कितने लेटर्स थे? 10 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 4 इंटू 10 इज 40%। दैट मीन्स वॉवल इस पूरे वर्ड में कितने परसेंट हैं? 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट ऑफ ₹4500 इज ₹9000। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसको हम बड़ी इजीली मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? व्हाट परसेंट, लेट इट बी x%। तो हमने क्या बोला? x% ऑफ। जब हमने बोला था परसेंटेज या फ्रैक्शन के साथ ऑफ लग जाए, दैट मीन्स आप उसको मल्टीप्लाई ऑपरेटर की तरह यूज़ कर सकते हो। तो इट विल बी x% मल्टीप्लाई ₹4500 is means you are getting something, that means is equal to का साइन आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट 9000। और फिर इस इक्वेशन से हम इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 4500 इज 9000, इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। व्हाट परसेंट मीन्स x% ऑफ 4500, ऑफ इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, एंड परसेंट का मीन्स अपॉन 100। तो x/100 इंटू 4500 इज इक्वल टू 9000। इक्वेशन सॉल्व करेंगे। पहले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं वो हमने कैंसिल आउट कर दिए। बचा यहाँ पे सिर्फ 45, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 1 बचा है वो हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इट इज़ x इंटू 45 इज इक्वल टू 9000। अब ये जो 45 है इसको ये मल्टीप्लाई में है। सिंपल इक्वेशन जब हमने सॉल्व किया था तो हमने क्या पढ़ा था? हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, मतलब जो नंबर है उसको हटाना है वहाँ से, मतलब ट्रांसपोज करना है। तो ये हम राइट साइड पे ले जाएंगे, और जब ये ट्रांसपोज होगा तो वहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इट विल बी 9000/45। अब 9000/45 इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें पता है 45 के टेबल में 90 आता है 2 ज़ार पे, तो 45 1 ज़ार 45, 45 2 ज़ार 2, एंड बाद में जो लास्ट में 2 ज़ीरोज़ हैं वो हम पुट कर देंगे। सो इट विल बी x इज इक्वल टू 200%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्काउंट एंड लॉस रिस्पेक्टिवली इज। डिस्काउंट क्या होता है? जब हम MRP पर कुछ रुपए कम कर देते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है ना। कुछ रुपए वो जो होते हैं उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम MRP में से अगर सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेच रहे हैं उसको हम हटा दें तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो डिस्काउंट हो जाता है। दैट मीन्स MRP माइनस सेलिंग प्राइस। इसी तरीके से लॉस का मतलब होता है जब हम
किसी चीज़ को कितने रुपए में ख़रीद रहे हैं और अगर हम बेचते थोड़ा सा कम में हैं तो हमने कितने रुपीस कम में बेचा उतने रुपए का हमें लॉस हो जाता है ना। तो अब हमने ख़रीदा जो है दैट इज़ कॉस्ट प्राइस, जितने में बेचा वो सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब अगर हम कॉस्ट प्राइस में से वो सेलिंग प्राइस हटा दें, जो बचा हुआ अमाउंट है उससे, वो हमें बताता है कि हमें इतने रुपीस का लॉस हुआ। सो CP माइनस SP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ A एंड थ्राइस ऑफ B। हमें निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ट्वाइस ऑफ A का मीनिंग होता है 2 into A एंड थ्राइस ऑफ B का मीनिंग होता है 3 into B। दैट मीन्स हमें सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 into A into 3 into B। सो व्हाट वी विल गेट, तो ये रहा हमारा आंसर, दैट इज ट्वाइस ऑफ A मीन्स 2 into A। प्रोडक्ट निकालना था, दैट मीन्स हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? थ्राइस ऑफ B, दैट मीन्स 3 into B। अब हम सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर्स हैं इनको तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 2s are 6, है ना। एंड सिमिलरली जो वेरिएबल्स बच जाते हैं हमारे पास A एंड B, उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम उनको एज इट इज़ बिना किसी साइन के लिखते हैं। जब दो वेरिएबल्स या नंबर्स एंड वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, दैट मीन्स उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। सो इट विल बी 6AB।